Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. अरे क्या एंट्री है। अच्छा पंकज भाई, जब हमने अपने रेडियो स्टेशन पे ये अनाउंस किया कि बाउंस बैक भारत फेस्ट में पंकज भाई आ रहे हैं, अपने सवाल भेजिए, लोगों ने हजारों सवाल भेजे। उन्हीं में से कुछ सवाल आज मैं शो पे आपसे पूछूंगा। पहला सवाल है अखिलेश का। अखिलेश को अभी जॉब से निकाल दिया है और उनके बॉस ने बड़ी बेइज्जती करके उनको निकाला। अखिलेश कहते हैं वो पर्सनल हो गए और मुझे अब बड़ा गुस्सा आता है, मन करता है उनका मुंह तोड़ दूं। अखिलेश आपके बहुत बड़े फैन हैं, कह रहे हैं मेरे को जब पता चला कि पंकज भाई के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, करियर की शुरुआत में उनको एक एक्शन सीन में डायरेक्टर ने बड़ी बदतमीजी करके निकाल दिया और फिर 8 साल बाद वो बाउंस बैक करके उस डायरेक्टर के सामने खड़े थे और डायरेक्टर ने इनकी परफॉर्मेंस को देख के बहुत तारीफ की। तो अखिलेश चाहते हैं कि उस इंसिडेंट को आप फिर से नरेट करें और थोड़ा मोटिवेट करें अखिलेश को। जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, जब आपको ये किस्सा पता ही है तो किस्सा दोहराने का कोई मायने नहीं है, अर्थ नहीं है, आप जानते हैं जी। वो किस्सा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब जिंदगी में ऐसे कई बार मौके मिलते हैं जहाँ की हमें जेन्युइनली लगता है कि हम सही हैं, पर सामने वाला क्यों हमें मतलब इतना ह्यूमिलिएट कर रहा है, हमारे स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है। और कई बार हम लोग वो आत्मसम्मान, स्वाभिमान और ईगो में अंतर भी नहीं कर पाते हैं। तो कई बार वो आत्मसम्मान नहीं, ईगो भी होता है हमारा। तो अभी मैं लेह में था पिछले हफ्ते और मेरी पत्नी भी थी, तो उन्होंने वहां एक कोट देखा, हालांकि बहुत पॉपुलर कोट है वो बुद्धिज्म का, कि भाई क्रोध का मतलब कि आपने जहर पिया और सोच रहे हैं कि मरे दूसरा। तो क्रोध तो वो चीज है कि आपने स्वयं विषपान किया है और सोच रहे हैं कि नुकसान दूसरे का हो। पहला नुकसान आपका होगा क्रोध करके, कुछ अचीव होने वाला नहीं है। आप उस क्रोध को ऊर्जा बना लीजिए, एनर्जी बना लीजिए। आप अपने पैशन को लेके, अपने काम को लेके कि मैं अपने फील्ड में इतना स्किल्ड हो जाऊंगा, इतना बेहतर करूंगा कि मुझे वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति देखेगा तो मैं एग्जाम्पल सेट करूं। और एक और चीज है, हम अपने फील्ड में, मैंने बोला आपने इतना स्किल्ड हो जाऊंगा, पारंगत हो जाऊंगा अपने फील्ड में। हम में से ज्यादातर लोगों को, हम पढ़ना चाहते थे आर्ट, हमें पढ़ा दिया गया साइंस। हम बजाना चाहते थे, वाह। ये देखो, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये बहुत शांति देता है, सुकून देता है, बड़ा मेडिटेटिव साउंड है इसका। गजब है। तो हम बजाना चाहते थे इंस्ट्रूमेंट और हम करने लगे बैंकिंग की नौकरी। यस, बैंकिंग की नौकरी, इंस्ट्रूमेंट दोनों साथ चल सकता है। और कई लोगों को बैंकिंग की नौकरी ही करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि 9 to 5 बिल्कुल बुरा है, नहीं जी, बहुत लोगों का मन होता है, उसी में उनका मजा है। तो मेडिटेशन, ध्यान का मजा तब है जब आप चौराहे पे करें, जब आप दफ्तर में करें, जब शोरगुल के बीच में करें। ध्यान करने के लिए माउंटेन पे जाने की जरूरत है नहीं। रेडियो चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, मेडिटेशन भी चल रहा है, सब हो रहा है। तो अक्सर हम बहाना ढूंढते हैं कि जब ऐसा होगा तब करूंगा। हाँ, कि मौसम ठीक हो जाए तब करूंगा। कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और क्रोध अंतोगत्वा आप ही का नुकसान करेगा, कहीं नहीं जाना आना है। सो कभी जिंदगी में ऐसे मौके आए तो उस क्रोध को जो है अच्छे स्वरूप में एफडी बना ले और बोले कि इसके इंटरेस्ट से आगे का जीवन चलाऊंगा मैं। क्या बात है, क्रोध का एफडी। वाह वाह, क्या बात है। अच्छे स्वरूप में। अच्छा अखिलेश, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे हमारे हैंडल्स जो दिखाई दे रहे हैं, फटाफट दाग दीजिए अपने सवाल। हर सवाल का जवाब तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे मैक्सिमम कॉलर्स को हम ले सके। अच्छा पंकज भाई, अगला सवाल दीप्ति का है। दीप्ति नागपुर से जुड़ रही हैं हमसे। दीप्ति कहती हैं कि मैं खुद की मार्केटिंग नहीं कर पाती और इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, मेहनत से काम करती हूँ, लेकिन क्रेडिट मिलता नहीं है, कोई नहीं पहचानता। आपकी बहुत बड़ी फैन है और कहती हैं कि आपका एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे आपने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में भले कैमरा आप पे फोकस कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, आपने हर रोल को बड़ी ईमानदारी से निभाया। तो दीप्ति जानना चाहती हैं ये आप कैसे करते हैं?
किस्सा, मतलब मैं ऐसे ही किस्सा याद आया। हम फिल्में करते हैं कई बार, तो एक स्पोर्ट्स की फिल्म थी जिसमें पूरा ग्राउंड था, तो सारे प्लेयर्स और एक्टर्स दूर दूर थे। तो कैमरा यहाँ लगे तो जो सबसे दूर खड़ा है बाउंड्री लाइन पे, वो बोला, अरे यार मैं तो बहुत दूर हूँ, कैमरा पता नहीं मुझे देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है। तो मैंने उन एक्टर्स को बोला कि भाई एक कैमरा ये है जो हमें रिकॉर्ड कर रहा है, और एक कैमरा उधर है जो उस कैमरे को भी और हमें भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप छोड़ दीजिए। आप, न्यूटन में एक लाइन था कि वो बोलते हैं संजय भैया न्यूटन को कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो बोलता है ईमानदारी। बोलता नहीं, ईमानदारी का घमंड। वाह। कि तुम अपना काम कर रहे हो, चाहते हो उसके लिए लोग तुमको रिस्पेक्ट भी दें, तो आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो ना। वो आपका बॉस देखे ना देखे, आपका जो ये बॉस होता है ना, हमारे दो बॉस होते हैं। एक बॉस होते हैं हायरार्की में ऑफिस के बॉस, और दूसरा एक बॉस होते हैं जो हमारा आत्मा है, परमात्मा है। हमें मालूम है कि हम सही कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम चल रहा है, चल जाएगा, 1 साल बाद चलेगा, या जिस दिन वो कंपनी छोड़ के कहीं और जाएंगे तब पता चलेगा कि दीप्ति तो बहुत अच्छी थी यार। क्योंकि जब जो होता है उसकी कीमत उस समय नहीं होती है। तो ईमानदारी से काम करते रहो, और वो उसका एक्चुअल रिवॉर्ड है, जो खुशी मिलती है ना, वो है। क्या बात है भाई। अच्छा भाई, ये जो आपने बात कही ना, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है अंजलि का, दिल्ली से। वो कहती है मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी आइडलाइज करने लगती हूँ, लोगों को गुरु बना लेती हूँ, और उसके बाद मेरी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। वो कहती है आपकी एक खासियत उन्हें ये लगती है कि आपने मनोज बाजपेयी को अपना गुरु बनाया। वो चप्पल वाली कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन आप उनके काम से इन्फ्लुएंस नहीं होते। जैसे भीकू मात्रे का जो किरदार है और कालीन भैया का किरदार है, ये दोनों अलग है। भाव आपके दिल में है, बट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे अपने गुरु से। ये कैसे करते हैं भाई? हाँ, ऐसा। अब अंजलि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा लग रहा है मैं कुछ, क्या बोलता हूँ उसको, स्पिरिचुअल गुरु हूँ, और मैं सबकी जिंदगी की समस्याओं को सुलझा रहा हूँ। तो अंजलि, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आपने आपके सवाल में भी आंसर था कि इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन इंस्पायर होकर गुरु की तरह ही करने लगेंगे तो मार्केट में ऑलरेडी वो गुरु है और आपसे ज्यादा लोग उसको जानते हैं, तो फिर कोई अर्थ नहीं है। आप इंस्पायर हो, लेकिन इंस्पायर होने का मतलब अपनी मौलिकता खोजना, मौलिकता इन द सेंस ओरिजिनलिटी खोजना। कि गुरु आपको मैप दिखा सकता है, उस मैप पे जर्नी आपको करनी है, तो उस जर्नी में आप कहाँ स्टॉपेज लेंगे, कहाँ नाइट हॉल्ट होगा, कहाँ ब्रेकफास्ट होगा, वो आपको तय करना है। तो इंस्पायर जरूर हो, लेकिन गुरु की तरह करने लगेंगे तो फिर तो गुरु जी ऑलरेडी मार्केट में और बड़े ब्रांड के रूप में है आपसे, तो फिर तो बात बनेगी नहीं। आपकी ओरिजिनलिटी कहाँ गया? गुरु होता है, गुरु वैसा है ना कि हम शिष्य, बतौर शिष्य उसके पास अगर जाते हैं, लिटरली फिजिकली मिलते हैं, तो हम गीली मिट्टी होते हैं, वो हमें शेप दे देता है। तो आप इंस्पायर हो, गीली मिट्टी बने, बट उनकी तरह ही ना करें, नहीं तो गुरु जी तो है ही। अपना ओरिजिनल खोजे, और गुरु का काम ही है शिष्य को ओरिजिनल खुजवाना। बोल। हाँ, वेरी नाइस। भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पता क्या होता है कई बार कि जब आप एक बहुत अच्छा काम देखते हो, बहुत बड़ा काम देखते हो, भव्य काम देखते हो, तो आप अपने आप को थोड़ा छोटा महसूस करने लगते हो। ईर्ष्या की बात नहीं होती, लेकिन अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो आप ऐसा कभी महसूस करते हो? आपने कभी ऐसा महसूस किया? हाँ, यस, बहुत बढ़िया। नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं टूटता है। मैं इंस्पायर होता हूँ कि अगर इस अभिनेता ने, इस स्टोरी टेलर ने, इस राइटर ने इस किस्म की कहानी को ब्रेक थ्रू किया है, लिखा है, क्रिएट किया है, गढ़ा है स्क्रीन पे, तो ऐसा क्या मेरे अंदर मिसिंग है कि मैं इतना इम्पैक्ट, इतना बढ़िया नहीं कर सकता हूँ? तो वो कॉन्फिडेंस न हिला के मुझे ज्यादातर सेल्फ एक्सप्लोरेशन मूड पे डाल देता है कि खोजो, डीप डाउन जाओ कि तुम कहाँ लैग कर रहे थे, कि तुम इस किस्म का काम नहीं सोच पाए, नहीं कर पाए। सो मुझे ईर्ष्या नहीं होती है, क्योंकि अभिनय, देखो अभिनय क्या है ना, कोई 100 मीटर का स्प्रिंट है नहीं कि जो 8 मिनट में दौड़ गया वो दुनिया का बेस्ट एक्टर है। क्योंकि आर्ट फॉर्म का कुछ भी एक पैरामीटर नहीं होता कि ये बेस्ट आर्ट है। हाँ, हम लगातार सीख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो मुझे वो चीजें इंस्पायर करती हैं कि और एक्सप्लोर करो, और पढ़ो, और तुम्हें जानने समझने की जरूरत है। तुम्हारी समझ कम है, देखो इसने कितना सुंदर चमत्कार किया।
यही क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा पंकज भाई, अब शो का वो हिस्सा है जहां पे ऑडियंस डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ सकती है। देखते हैं किसकी किस्मत खुलने वाली है। सर, मेरा नाम रमेश अग्रवाल है। मैं हाल फिलहाल तक लखनऊ में कार्यरत था और मेरे पास कुछ 300 लोगों की टीम हुआ करती थी जो मुझे रिपोर्ट करते थे। हाल फिलहाल में कोविड के दौरान कुछ ऐसा माहौल बना कि मुझे यूपी की एक बहुत ही छोटी सी सिटी खुर्जा में मूव करना पड़ा। और हालांकि मेरी तनख्वाह में कोई कटौती नहीं हुई, लेकिन कल तक जहां मुझे 300 लोग रिपोर्ट करते थे, आज उसकी एवज में मेरे पास मात्र 30 लोग रह गए थे। और इससे मेरे रुतबे को ज़रूर थोड़ी ठेस पहुंची और मैं काफ़ी परेशान भी रहा। लेकिन सर, मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे समय और दौरान मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं और मैंने आपका सब कुछ देख लिया। मतलब मैंने आपके मूवीज़, सीरियल, मिर्ज़ापुर, हर इंटरव्यू सब कुछ देखा है। और सर, मैंने आपके इंटरव्यू से एक बात ज़रूर सीखी है कि आप कहते हैं कि भले ही रोल छोटा हो या बड़ा हो, आप उसको उसी सच्चाई से और उसी तन्मयता से निभाते हैं। और ये इस समय में मेरे लिए बहुत बहुत प्रेरणादायक था सर। और मैं चाहता था कि ये मैं बात अपनी आप तक पहुंचाऊं और इस सवाल के ज़रिए मुझे मौका मिला कि मैं अपनी बात आप तक साझा करवा पाया। रमेश जी, नमस्ते आपको। और ईश्वर करे आपका रुतबा बना रहे। रुतबा लोगों से नहीं होता है। आप 300 लोग आपको रिपोर्ट करते थे कि 10 लोग करते थे, तो अगर एक भी चेला कामयाब निकले और अच्छा चेला नहीं मिले तो गुरु काफी है। फॉलोअर से गुरु का लेना देना कुछ नहीं होता है। तो रुतबा का भी नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हम बड़े या छोटे सिर्फ अपनी नजरों में होते हैं। उन 300 लोगों में से हो सकता है कि 280 लोग सिर्फ इसलिए आपको रिस्पेक्ट देते होंगे क्योंकि आप उनके बॉस थे। तो हृदय से, दिल से अगर 2 लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो 2000 से ज्यादा है। क्या बात। तो ये रुतबा उतबा कुछ नहीं होता। रुतबा होता है कि अंतों का तो आपको सुकून मिलना चाहिए। आप संसार से झूठ बोल सकते हैं, स्वयं से नहीं बोल सकते हैं। तो रुतबा कुछ नहीं। आपने देखा है नेचर को रुतबा मांगते हुए। पेड़ पौधे बोलते हैं कि मेरा रुतबा है, मैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करता हूं तुम लोगों को। नहीं, उनका काम है करते रहना, तो आप अपना काम करते जाइए। एक डायलॉग था मेरा उसमें, क्रिमिनल जस्टिस में, उसको अवार्ड भी मिला है, कल को एशियन अवार्ड कुछ मिला है, कि हैसियत का क्या है, बनती है तो बिगड़ती है तो बन भी जाती है। मैं एक कैरेक्टर को बोलता हूं। तो वही है कि द्रोणाचार्य के बहुत शिष्य थे, लेकिन हम कहानियों में चर्चा एकलव्य का करते हैं, जो उनका शिष्य भी नहीं था, जो दूर से देख के सीख रहा था। तो आनंदित रहे अग्रवाल साहब। अरे भाई, अग्रवाल साहब तो यूं ही आनंदित हो गए, पूरे हिंदुस्तान के सामने आपसे सवाल पूछ लिया। अच्छा, ऑडियंस से अगला कौन है? नमस्ते पंकज सर, मेरा नाम ऋत्विक है और मैं सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर हूँ। ब्लू टिक अकाउंट भी होल्ड करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे जब भी मैं अपने दोस्त या किसी क्रिएटर का कंटेंट देखता हूँ, तो कंटेंट देखने से पहले मैं उनके लाइक्स और व्यूज़ पे ध्यान देता हूँ ज़्यादा, कि इनके इतने कैसे आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या, जलन, ऐसे भाव मेरे अंदर डेवलप हो रहे हैं। एंड कभी कभी तो बहुत ही डिमोरलाइजिंग सा भी लगता है। लेकिन मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपकी बातें सुनी है मैंने, एंड उनमें मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन लगी है कि चाहे आपकी बातें हों, आपके विचार हों, आपकी सोच हो, उन सब में बहुत ठहराव है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप अपने साथी कलाकारों को देखते हो सक्सेसफुल होते हुए, अच्छा काम करते हुए, तो आप उस चीज़ को कैसे चैनलाइज करते हो? क्या आपको भी वो सब भाव आते हैं या आप उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेते हो? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। मैं तो कुछ हैंडल नहीं करता हूँ गुरु। वो क्या है ना कि आप तय आपको करना है कि आप, मतलब आप कैसा जीवन और कैसा स्वयं को किस तरह देखना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। कि 10 लाख की गाड़ी में बैठा हुआ बंदा 20 लाख की गाड़ी वाले से परेशान हो जाता है, ईर्ष्या करने लगता है। 20 लाख वाला जो है 50 लाख वाले से दुखी है। तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है ना, कि हम सारी भौतिक चीजें, मेटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी कर ले तो भी कम लगेगा। उसके इतना तो नहीं हुआ। तो हमने शुरुआत में बात की कि 10,000 फॉलोअर से बढ़िया ढंग के 2 फॉलोअर भी काफी है, जो आपकी बात को समझ लें। सही बात है। तो नंबर्स के चक्कर में उलझेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। हमेशा हम कम ही लगेगा कि यार ये तो
15 मिलियन वाला हमसे बहुत बड़ा है गुरु, हम तो कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर्स वंबर्स तो मिथ्या है। तो वो है कि सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आप मत चलो, आप सोशल मीडिया को अपने अकॉर्डिंग चलाओ। तो आपके 10,000 फॉलोअर हैं तो बाकियों के से तुलना मत करो, आपको कैसा कंटेंट बनाना है, क्या बनाना है, जिंदगी में क्या चाहते हो, उस पर फोकस करो। क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, तो क्वांटिटी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, गुणवत्ता होनी चाहिए। अच्छा भाई, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है एक साथ ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, पूरा हिंदुस्तान एक हो गया, आपको सुन रहा है। अच्छा, हम लोगों की जिंदगी पिछले एक साल में काफी अलग गई है, ऊबड़ खाबड़ गई है, उतार चढ़ाव रहा है। कुछ लोगों की जॉब्स चली गई हैं, जॉब प्रोफाइल्स चेंज हो गए हैं, पे कट्स हो गए। अब एक नई यात्रा की शुरुआत है, बाउंस बैक का वक्त है। तो आप हम सब से, पूरे हिंदुस्तान से क्या कहना चाहेंगे? हम देखो क्या है ना कि हम हर इंडिविजुअल अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहा है ना, तो हमारी फिल्म में एक लाइन था कि वो देश को आगे बढ़ा रहा है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सेपरेट कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ धक्का देने का। आपकी जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है, उसको आप बहुत ही ईमानदारी से, अगर आप आरजे हैं तो आप ये अटेम्प्ट जरूर करते होंगे कि आप एंटरटेनमेंट के संग संग आपके जो लिसनर हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको आप एनरिच भी करें, उनकी जिंदगी में, उनके थॉट प्रोसेस में भी थोड़ी वृद्धि हो आपके कार्यक्रम को सुन के। तो मेरा वही मानना है, यस कठिन दौर रहा है, हम सबने ये कोविड के और महामारी के दौर में, मुझे नहीं लगता कोई भी परिवार, कोई भी इंडिविजुअल होगा जो इससे बिल्कुल अछूता होगा। सेकेंड वेव में जिसके घर के आसपास कोई ना कोई दुर्घटना घटना, किसी अपने को नहीं खोया हो, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी हुआ है। बट यही तो मतलब जीवन है कि ठीक है, अब जो हुआ हम बाउंस बैक करते रहते हैं अपनी जिंदगी में। हमारा वजन बढ़ जाता है तो हम तय करते हैं कि अगले महीना से खाने पे कंट्रोल, एक वर्जिश कसरत चालू। तो बाउंस बैक तो हमारा नेचर है, इसीलिए हम बाकी एनिमल से अलग है कि हम बाउंस बैक करते रहते हैं और बाकी एनिमल नेचर के साथ चलते हैं। हम नेचर के बियॉन्ड जाते हैं, इसलिए हमें बाउंस बैक बार बार करना पड़ता है, क्योंकि हम कई बार नेचर के बनाए रूल को तोड़ते हैं। तो जिंदगी यही है कि पीड़ा होगा, नुकसान होगा, दुख होगा, बट उसको आगे बढ़ाना है, संभलना है, अपने आसपास को संभालना है, एक दूसरे को बल देना है। और अद्भुत चीज है, मतलब दो लोग बैठ के एक दूसरे की आंखों में भी ध्यान से कुछ देर देख लेना तो एक हीलिंग हो जाती है, आपकी ऊर्जा उस सामने वाले तक पहुंच जाती है। तो एक ह्यूमन टच कमाल की चीज है। हमें कोई सहला देता है ना, तो एक अलग ऊर्जा मिलती है उसमें। तो जो हमारे सेंसेस हैं, मैं अपने लिसनर को बोलूंगा, इस कठिन दौर में बाउंस बैक करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने सेंसेस को डेवलप करें। वो टच का, स्वाद का, देखने का, सुनने का, भागा भागी में हम सेंसेस खोते जा रहे हैं। तो हम सेंसेस को अवेयर करेंगे, जागृत करेंगे तो सेंसिटिव बनेंगे तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी, जो पिछले 20 मिनट से हम बातें कर रहे थे। क्या बात। तो बतौर एक्टर हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, हमारा टूल्स हैं हमारे सेंसेस। मैं सुनूंगा नहीं, मैं देखूंगा नहीं, मैं चखूंगा नहीं, मैं टच का एहसास नहीं लूंगा तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरे लिए अभिनय सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने और पॉपुलर होने का मीडियम नहीं है। मेरे लिए अभिनय मेरे सेंसेस को डेवलप करने का और शार्प करने का भी एक मीडियम है। भी बोल रहा हूँ, बैंक, पैसा, नाम दाम वो भी है, पार्ट ऑफ द जॉब है, वो हो जाता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा किरदारों को करते हुए हम खुद को ढूंढ रहे होते हैं, हम अपने सेंसेस को मांझ रहे होते हैं कि ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, कर्कश होती है, एक मधुर होती है। तो हमें मालूम ही नहीं है कि हम दिन में कितना कर्कश और कितनी मधुर ध्वनि सुनते हैं। तो आज का प्रवचन समाप्त हुआ, नमस्कार। कमाल है पंकज भाई, बहुत बहुत कमाल। आपने इतनी गहरी बातें बताई, इतनी गजब की बातें बताई। मेरी दिक्कत क्या है, इन दिनों में बहुत आई नो कि बहुत उस मूड में चला जाता हूँ, बहुत बातें करता हूँ ज्ञान की, जीवन की। इन तमाम बातों के सिवाय सबसे इम्पोर्टेंट है कि उमंग होना बहुत जरूरी है।
हंसे, चुटकुले कहें, मस्ती करें, दोस्ती यारी में घूमे, सीरियस ज्यादा ना हो। अब प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सीरियस हो गए हैं हम लोग। मैं भी इतनी सीरियस ज्ञान की बातें कर रहा था फालतू में 1 घंटे से। इससे बढ़िया थोड़े चुटकुले कर लें, थोड़े लोग हंस लें, तो हमारी जिंदगी में क्या सीरियसनेस कम हो जाएगी, उसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही बात है भाई। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपने वक्त निकाला। एक किस्सा याद आ गया। असम की 2 बहनें हैं, असम में एक छोटे से कस्बे में, और उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू देख के, और उनके जीवन में कुछ चल रहा था, उतार चढ़ाव, थोड़ी परेशानियां। मेरे किसी जानने वाले हैं असम में थिएटर के लोग, उनसे संपर्क करके मैं बातें किया। आए दिन मुझे ऐसे मैसेज आते हैं जहां तहां से, और लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बातों ने हमारे मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। यकीन मानिए अच्छा लगता है, और लगता है कि यार पर्पस जीवन का थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि आप किसी के जिंदगी में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सिनेमा के थ्रू, बातचीत के थ्रू, अगर रत्ती भर भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करते हो ना, तो या उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देते हो ना इस मुश्किल वक्त में, तो जिंदगी वसूल है। हाँ, जिंदगी का काम ठीक ठाक हो रहा है। ठीक है भाई, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। Bounce back.